हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम पार्ट 2 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ये सारे एमसीक्यूज। इसमें आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यूज और रेगुलर थ्री टाइप एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लिए एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना और ये सब नोट डाउन करके रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। The liquidity status of a certificate of deposit which is a more negotiable is considered as। इसका आंसर आएगा मोर लिक्विडिटी। इसका आंसर क्या आएगा? मोर लिक्विडिटी। ठीक है, बाद में सेकेंड आप देख सकते हैं डिबेंचर में बी कन्वर्टेबल इनटू, मतलब डिबेंचर किस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं द पीरियड ऑफ क्रेडिट इन अ कमर्शियल पेपर, मतलब जो कमर्शियल पेपर रहता है उसका पीरियड क्या रहता है? तो उसका कम से कम 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक रह सकता है। ठीक है, ये सब आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब अच्छी तरह से देखना। और दूसरे भी सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पे है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको इस चैनल पे ये बाकी सब वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी का दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो। फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बैंक, मतलब इनमें से कौन सी बैंक की लायबिलिटीज रहेगी? तो इसका आंसर आएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बराबर कि नहीं, बैंक में हम डिपॉजिट पैसा करते हैं वो हमको वापस मिलता है, ये बैंक की क्या होती है? लायबिलिटीज होती है, हमारी एसेट होती है। उसके बाद 6 नंबर का देखिए आप, डॉट इज अ कन्वर्टिंग बिल इनटू कैश, मतलब उन्होंने ऐसा पूछा है कौन सा बिल कैश में कन्वर्ट करता है, उसको उस प्रोसीजर को हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, 12 को था ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, वही है ये। ठीक है, कमर्शियल पेपर इज फॉर डॉट डॉट और इन अ मल्टीपल ऑफ इट। हाँ, कमर्शियल पेपर इज फॉर 5 लाख और मल्टी फॉर इट, 5 लाख से कमर्शियल पेपर स्टार्ट होते हैं, 5 लाख और उसके मल्टीपल करके। उसके बाद डॉट डॉट ओवरड्राफ्ट इज गिवन टू दोज कस्टमर हु आर हैविंग गुड रेपुटेशन, तो इसका आंसर आएगा क्लीन ओवरड्राफ्ट। हाँ, इसका आंसर आएगा क्लीन ओवरड्राफ्ट। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मुझे पब्लिक डिपॉजिट मैक्सिमम कितने पीरियड तक ले सकते हैं? 3 ईयर्स। ये जो वीडियो है वो रेगुलर स्टूडेंट और आइडल स्टूडेंट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, the type of collateral security used for a short term loan is a inventory, इसका आंसर क्या आएगा? इन्वेंटरी। उसके बाद आप देख सकते हैं कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ, हाँ आपको पता ही होगा कैपिटल बजटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या या मार्केटिंग डिसीजन वर्किंग कैपिटल ये अलग है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कैपिटल बजटिंग करते हैं ना, ARR हम या पेबैक पीरियड वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद द प्रोजेक्ट विथ द डॉट डॉट पेबैक पीरियड शुड बी कंसिडर शॉर्टर, मतलब जितना शॉर्ट पेबैक पीरियड होगा वो ही आप कंसिडर करेंगे। मतलब अपने एक आपको मशीनरी खरीदी करनी है, बराबर, मशीनरी आपको परचेस करना है, तो उसका प्राइस है 10 लाख अभी, और दूसरी का प्राइस है 12 लाख, लेकिन वो 12 लाख का आपको 2 ही साल में उसका पैसा वापस मिलता है, लेकिन 10 लाख का आपको 3 साल लगता है, तो आप कौन सा कंसिडर करेंगे? 2 साल वाला, मतलब जल्दी से जल्दी आपका पैसा वापस मिलता है, इसलिए शॉर्टर पीरियड। उसके बाद आप देख सकते हैं पेबैक पीरियड टेक इनटू कंसिडरेशन, हाँ इसको हम कह सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, अभी बोलो ना वैसा ही है, मतलब जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो कब तक आपका रिकवर होता है, कितने साल में, उसको हम पेबैक पीरियड बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं द कैपिटल बजटिंग मेथड विच यूज एक्रूअल अकाउंटिंग, तो इसको ARR आंसर आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद अ साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब आपको पता होगा प्रॉफिट पे बेस रहता है ना कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो या इंटरेस्ट वगैरह उसमें कुछ हम देखते नहीं है, वो प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन डॉट डॉट ऑफ द फिक्स एसेट, हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। यही अगर उन्होंने पूछा होता रिड्यूसिंग बैलेंस हम या डिमिनिशिंग बैलेंस कर देते, कौन सा? दूसरी मेथड ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDB मेथड उसे कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहता है। अभी ये देखिए आप
डॉट रिक्वायर एडिशनल फंड टू इन्वेस्ट द फिक्स एसेट टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द व्यू ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इन नियर फ्यूचर। तो इसे रिसर्च और डेवलपमेंट, हाँ कौन सा, तो रिसर्च और डेवलपमेंट आंसर आएगा। अभी ये वाला ध्यान से देखना क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 16,000, द एस्टिमेटेड एनुअल कैश इनफ्लो ड्यूरिंग 3 years 6,000, 7,000, 6,000 ऐसा उन्होंने दिया रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द पे बैक पीरियड। सो इधर आप ध्यान से देखना पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए आप पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है। तो जो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला है। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज प्रॉफिट। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 16,000, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन तीनों का टोटल करेंगे, मतलब 6,000 प्लस 6,000 12,000, 12,000 प्लस 7,000 उसमें ऐड करना 19,000 आएगा। 19,000 अपॉन 3 बराबर ना, 19,000 अपॉन 3 करो। सो उसको आप करके देखो कैलकुलेटर, 6,333 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ऐसा आपको एवरेज प्रॉफिट मिला। सो 16,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन 6,333 ऐसा कुछ आएगा, वो आप डिवाइड करके देखना, आपका आंसर आएगा 2.5 आएगा, ठीक है। समझ में आया। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला अभी मैंने बोला, ये देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है इसको एवरेज निकालना, ठीक है। ये तीनों को टोटल करना, डिवाइड बाय 3 करना, आपको मिल जाएगा, वो इधर रखना, ठीक है। आपको आंसर 2.5 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹24,000, द एस्टिमेटेड एनुअल कैश इनफ्लो ड्यूरिंग 4 years लाइफ आर 8,000 ईच ईयर, व्हाट विल बी द पे बैक पीरियड। अभी इधर सीधा दिया हुआ है, मतलब पिछले में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़े, लेकिन इधर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 8,000 है, ठीक है। सो अभी मैंने बोला पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज प्रॉफिट। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 24,000 अपॉन एवरेज प्रॉफिट कितना है 8,000। सो 24,000 अपॉन 8,000 तो आएगा आंसर आपका 3। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इन अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसमें आएगा इन्वेंटरी कंट्रोल, मतलब कैपिटल बजटिंग में हम इन्वेंटरी कंट्रोल वगैरह नहीं देखते। उसके बाद डॉट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। आपको पता ही होगा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करना, तो हमको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड, अकाउंट रिसीवेबल मतलब इंक्लूड क्या होता है इसमें, डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों इंक्लूड रहते हैं अकाउंट रिसीवेबल में, खाली डेटर्स या खाली बिल रिसीवेबल नहीं रहता। उसके बाद ईओक्यू स्टैंड हर एक को पता होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बराबर ना, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। आपको पता होगा ना ईओक्यू का फुल फॉर्म तो पता होगा, इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिनमें कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद 24 देखिए आप, इन एबीसी एनालिसिस डॉट आइटम हैव मिनिमम कंट्रोल एंड रिकॉर्ड। तो इसमें आएगा सी आएगा, मतलब ए में कंट्रोल कम रहता है, बी में उससे, और सी में उससे कम कंट्रोल रहता है, ठीक है। इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद डॉट कॉस्ट इज नॉट कंसर्न विथ रिसीवेबल मैनेजमेंट। कॉस्ट डॉट कॉस्ट इज नॉट कंसर्न विथ रिसीवेबल मैनेजमेंट, कौन सा, तो इसका आंसर आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशो, आपको ये पता होगा मटेरियल टर्नओवर रेशो मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। उसके बाद ईओक्यू डज नॉट इंक्लूड, ईओक्यू डज नॉट इंक्लूड, आपको पता होगा ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट रहता है ईओक्यू में। इंटरेस्ट कॉस्ट कभी सुना है क्या ईओक्यू में, नहीं, तो ये नहीं रहेगा, डज नॉट इंक्लूड है इसलिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक 80,000 एंड एवरेज स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, आपको पता होगा, आपको फॉर्मूला पता है ना, कौन सा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। सो इसी फॉर्मूले में आपको अमाउंट फिलअप करना है। एवरेज स्टॉक अपने पास है कितना है 1 लाख है इधर, बराबर, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है इधर 80,000। सो अब ये 2 है इधर इंटू कर दो, मतलब ये 1 लाख इंटू 2 हुआ कितना 2 लाख। सो 2 लाख, ये अभी प्लस है ना, इधर ये प्लस है ना, ओपनिंग स्टॉक इधर माइनस करिए। सो 2 लाख माइनस 80,000, आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000, ठीक है।
सो सिंपल से बात है इधर, अगर आपको एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग या क्लोजिंग जो कोई पूछा होगा तो एवरेज में से वो लेस करना जो दिया हुआ है, मतलब एवरेज में 1 लाख है उसमें से, सॉरी लेस करना मतलब इंटू 2 करके लेस करना, ठीक है। अभी एवरेज में 1 लाख है, इंटू 2 2 लाख हुआ, 2 लाख माइनस 80,000 1,20,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जिस्टिंग सेल्स आपको दिया 15 लाख। इफ द क्रेडिट अलाउड इन 2 मंथ, डिफॉल्ट रिस्क इज 2%, इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड बाय 1 मंथ विल डबल द सेल्स वैल्यू, ठीक है। अभी आप ही देखना 15 लाख का सेल्स है 2 मंथ के लिए, डिफॉल्ट रिस्क उस पर 2% है, इंक्रीज क्रेडिट पीरियड 1 मंथ से इंक्रीज किया, विल बी डबल द सेल्स वैल्यूम। सेल्स वैल्यूम क्या हुआ, डबल हुआ, मतलब ये 15 लाख का कितना हो गया, अभी 30 लाख हुआ, तो 30 लाख पे 2% कैलकुलेट किया ना, कर देना, देखिए आप 60,000 मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर द कंपनी अकाउंट रिसीवेबल had an average balance of 60,000 and it is sales of a credit were 5,40,000. The company receivable turnover ratio for the year, अभी आपको पता होना चाहिए कि टर्नओवर रेशो, हाँ मटेरियल टर्नओवर रेशो उस तरह से ये टर्नओवर रेशो रहता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, अभी आपको दिया हुआ नहीं, उन्होंने क्या दिया है, सेल्स, तो सेल्स अपॉन डेटा टर्नओवर रेशो, मैं बोल रहा हूँ अभी इधर डेटा टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन ये जो एवरेज बैलेंस है ना, एवरेज रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल, ऐसा फॉर्मूला। सो 5,40,000 अपॉन 60,000 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 9, ठीक है, करके देखना। उसके बाद अ बजट दैट गिव अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट इज नो एड्स, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मास्टर बजट, सभी का समरी रहता है मास्टर बजट। बजट इज अ प्रिपेयर फॉर अ डिफिनिट पीरियड, मतलब स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है बजट। उसके बाद डॉट इन्वॉल्व अ केयरफुल डिफरेंशियल बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो इसे हम फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं, इसे क्या हम कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। उसके बाद आप देख सकते हैं अ कॉस्ट विच इज अ पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल इज कॉल्ड, मतलब पार्टली फिक्स और पार्टली वेरिएबल है, इस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हाँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। उसके बाद द फिक्स कॉस्ट इज 75%, कैपेसिटी 50,000, देन द फिक्स कॉस्ट इज 65% विल बी। अभी इधर आप ध्यान से देखना, इधर फिक्स कॉस्ट कौन सा भी कैपेसिटी, मतलब 75% कैपेसिटी हो, 100% हो या 65 हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगा, बराबर ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 50,000 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल इज प्लानिंग, अभी इधर देखना प्रोडक्शन 60% एक्टिविटीज 600 यूनिट, देन फ्लेक्सिबल नीड टू कैलकुलेट 80% एक्टिविटी, व्हाट विल बी द यूनिट प्रोड्यूस। सो इसका मतलब क्या है, 60% के लिए 600 यूनिट प्रोड्यूस होते, सो 80% के लिए कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेट आप कर सकते, मतलब 600 इंटू 80 अपॉन 60 आपको 800 मिल जाएगा, समझ में आना, मतलब क्या, अभी 60% कैपेसिटी आपकी प्रोडक्शन की, आप 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे, तो आपने बढ़ा दी आपकी कैपेसिटी 80% कर दी, तो उसका क्या कितना मिलेगा, तो 800 मिलेगा। नेक्स्ट, डॉलर इज अ बजट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोप्रिएट टू और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो इसका आंसर आएगा फंक्शनल बजट, इसे हम कहते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रहता है वो। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल 50% कैपेसिटी इज 10,000 एंड बजट इज टू बी प्रिपेयर 60, 90, 100 ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल 60 एंड 90%। अभी आपको इधर आप देख सकते हैं, ये जो 10,000 कैपेसिटी मतलब 50% कैपेसिटी उसके लिए 10,000 है, सो 60% और 90% के लिए निकालना है, बराबर। सो आप देख सकते हैं 50% के लिए 10,000 है, सो 60% कैसा, अभी मैंने दिखा ना सेम, सो इधर देखना आप 50 के लिए 10,000, सो 60 के लिए कितना, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10,000 इंटू 60 अपॉन 50 करके देखना, 10,000 इंटू 60 अपॉन 50 आपको 12,000 मिल जाएगा। और सेम ये अभी ये 90 का वैसे ही करना, 10,000 इंटू 90 अपॉन 50 करना, आपको उधर 18,000 मिल जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा 12,000 18,000। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर एस्टिमेटेड सेल्स इन अ फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई
and June are 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000. In case of 50% of the sales are realized in the next month and the balance in the next month, determine cash collection from sales in April and May. ये भी आप ध्यान से देखना, अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। अभी ये इसमें क्या उन्होंने पूछा है, पहले तो आपको उन्होंने फरवरी से लेकर जून तक का आपको सेल्स उन्होंने दिया हुआ है, बराबर। उसके बाद आपको उन्होंने ऐसे बताया कि इन केस 50% ऑफ सेल्स आर रियलाइज, मतलब उनमें से 50% रियलाइज नेक्स्ट मंथ में होता है। मतलब आपने सेल अभी सपोज आपने फेब में किया सेल्स, तो उसका पैसा आपको मार्च में मिलेगा 50% का, और इन नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन नेक्स्ट मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जो बाकी 50% है वो उससे भी आगे के मंथ में मिलेगा। मतलब फेब में आपने सेल किया तो आपको 50% पैसा मार्च में मिलेगा और 50% पैसा अप्रैल में मिलेगा। समझ में आया? सो आपको उन्होंने पूछा है कि अप्रैल का और मई का पैसा आप निकालो। सो देखते हैं ना, अप्रैल अभी देखो इधर, अप्रैल का पैसा कितना है इधर आप देखो 70,000 है, बराबर। अप्रैल का कितना है इधर, अप्रैल का ये 70,000 है, बराबर। सो 70,000 का 50% निकालो आप, बराबर ना। 70,000 का नहीं सॉरी, आपको अप्रैल का पूछा है तो अप्रैल का नहीं लेना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, मार्च फेब का देखना पड़ेगा और मार्च का देखना पड़ेगा। 50% मतलब फेब का 50% आपको अप्रैल में मिलेगा, मार्च का 50% आपको अप्रैल में मिलेगा। सो फेब का 50% मतलब 80,000 का 50% आएगा 40,000 और 70,000 का 50% आएगा 35,000। सो 40 प्लस 35 75 आएगा इसका आंसर, बराबर। ये तो आपको मिल गया। दूसरा भी हम आपको मई का कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अभी देखो आप, मई का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रैल का 50% और मार्च का 50%। सो मार्च का कितना है, मार्च का आपने देखा 70,000 है, 70 का 50% है 35 और अप्रैल का है 60 का आएगा 30। सो कितना होगा 35 प्लस 30 65। सो 75,000 एंड 65,000 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देख सकते हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज अ डॉट इन नेचर, तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलवेज टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, इसका आंसर आएगा लॉन्ग टर्म व्यू। डॉट प्लानिंग बिगिन विथ द प्रोसेस ऑफ अ डिसीजन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ बजटेड रिजल्ट, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल। उसके बाद आप देख सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कम्स अंडर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। फॉलोइंग इज अ नॉट टूल ऑफ अ कैश मैनेजमेंट पॉलिसी, तो इसका आंसर आएगा लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैश बजट, मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट, कलेक्शन, पेमेंट, ये सब कैश में आता है, लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डजंट कंसिडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें नहीं रहता। बाकी रिस्क रहता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब रहता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं रहता। और उसके बाद स्ट्रेटेजी डिसीजन आर रिक्वायर एट डॉट लेवल इन अ बिजनेस, तो 3 लेवल ऑफ इन बिजनेस, ओके। और लास्ट डॉट इज नॉट अ मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, बॉर्नल मॉडल, ठीक है। अभी इस तरह आप टोटल 50 मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस तरह के बाकी वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है। हाँ, और लाइक करना मत भूलना अच्छा लगा तो, ठीक है। थैंक यू।